Hi and welcome to the Skeptic Show. For this episode of the Skeptic Show, I had the pleasure of talking to Prayag. प्रयाग एक साइंस कम्युनिकेटर है, वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, वो एक कोडर है और एक हैकर भी है. उसके पास दो यूट्यूब चैनल है जहाँ पे उसके पास 2,50,000 से ज़्यादा बड़ी ऑडियंस है. इस एपिसोड में हमने बात करी साइंस के बारे में, हमने बात करी हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स के बारे में कि हमने कहाँ पे स्टार्ट करा था और आज हमें कितना पता है. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इंडिया में कैसे स्टूडेंट्स हमेशा इंजीनियरिंग को प्रेफर करते हैं, ना कि फिजिसिस्ट बनने को सोचते हैं, ना कि साइंस में रिसर्च करने का सोचते हैं. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट वाई वी शुड इन्वेस्ट इन साइंस. तो ये सभी कॉन्वर्सेशन हमने करी एंड आई होप कि आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगेगा. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कुछ कमेंट डालें. सो द एपिसोड विद प्रयाग बिगिंस इन 3, 2, 1, 0. सो थैंक यू सो मच प्रयाग फॉर डूइंग दिस. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स की. हिस्ट्री एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन की शुरुआत कब हुई थी एंड आज हम कहाँ पर हैं, आज हमें कितना पता है? हिस्ट्री, इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर तुम सोचो तो हिस्ट्री स्टार्टेड विद आई थिंक इन 500 बीसी. वैसे हिस्ट्री का कोई स्टार्टिंग डेट तो हम लोग नहीं बता सकते. अगर एज अ कॉम्प्लेक्स फिजिक्स, एज अ ओवरऑल तुम देखो फिजिक्स कैसे ट्रांसफॉर्म किया ओवर द लास्ट 2000 ऑफ ईयर्स. ह्यूमैनिटी 2,50,000 50,000 साल हुए हमें ह्यूमंस को इवॉल्व हुए एज अ ह्यूमन स्पीशीज. हमें 2,50,000 ही हुआ है इस प्लानट पे एज एन इंटेलिजेंट स्पीशीज. उनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो था वो बेसिक चीज़ों में करा जाए, लाइक वी वर हंटर गैदरर्स. हम इधर से मतलब हमारा एक दिन का रहता था, एक रोटी मिल जाए और ऐसे हमारा वो सर्वाइवल चलता था. इट वाज ऑल अ सर्वाइवल गेम इन द बिगिनिंग. फिर ट्रांसफॉर्मेशन आया and the transformation can be traced back to Aristotle. According to me, he was the best, one of the most leading thinkers of the time. And Aristotle की वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से फिजिक्स में नहीं, फिलोसफी, फिजिक्स, हाउ थिंग्स आर, कैसी चीजें होती हैं, हर चीजों का एक नया पर्सपेक्टिव उसने उन्होंने दिया था. और फ्रॉम देयर ऑन आई वुड से कि फिजिक्स की बिगिनिंग हुई. लाइक many people might vary, like कुछ लोग कहते हैं आर्किमिडीज ने क्यों दिया when he gave the theory of buoyancy, from where science and physics started. There is a father of physics in Greek. In Greek there was a father of physics, I don't remember his name, but many people say he was the beginning. But according to me, Aristotle was the leading figure for a lot amount of time. क्यों मैं आपको बताऊं तो physics basically is all around us. Physics is something that is all around us. You're able to see me, I'm able to see you, because लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, रिफ्लेक्ट होके मेरे आंख में पड़ रही है, एक इन्वर्टेड इमेज एट द बैक ऑफ माय ब्रेन बन रही है, और दैट्स हाउ आई एम एबल टू परसीव यू. अभी अगर ये लाइट चली जाए तो देयर विल बी कंप्लीट डार्कनेस. आई विल नॉट बी एबल टू सी यू, एंड दिस इज अ वेरी बिग फिजिक्स. लाइट की भी फिजिक्स होती है जो कॉम्प्लेक्स है, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होके हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फिजिक्स, राइट? फिजिक्स इज ऑल अराउंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो चीज, इवन ब्रीदिंग, ऑक्सीजन, एवरीथिंग, it's all physics. But it's not natural to us in a way, in the sense कि हम हमारे हमारे चारों तरफ अगर फिजिक्स है तो हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जैसे हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए. ठीक है, अगर आप इस चीज को 1 मिनट बैठ के रियलाइज करो कि लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, रिफ्लेक्ट होके हम आपको देख रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है. अगर आप रियलाइज करो कि जो इमेज ऑफ द सन आप देख रहे हो वो एक्चुअली 8 मिनट इनटू द पास्ट है. So in a way, you're looking back in time, right? Because the image of the sun that you're seeing right now is actually 8 minutes old. Okay? It's a very natural thing. All the time you see, you travel back in time when you're looking at the sun. ठीक? But हम इसे रियलाइज नहीं करते, रियलाइजेशन नहीं होता. ठीक है, फिजिक्स की. तो एरिस्टोटल सबसे अच्छा रियलाइजेशन उन्होंने दिया था कि मोशन, मोशन जो एक चीज है हमारे चारों तरफ थी. ऑब्वियसली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सबको परेशान किया है इसने. 6th 7th 8th हमने इसे बहुत ही उससे देखा कि अरे पुली, लिवर, एवरीथिंग, वी डोंट वांट टू बी हॉन्टेड बाय इट. बट एरिस्टोटल वाज द वन हु वाज अ लीडिंग थिंकर फॉर hundreds and hundreds of years. So Aristotle thought of things as objects and causes, cause and effect. Everything that has to be, कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो उसके पीछे कॉजेज होंगे, और जो प्रोसेस होती थी ही व्यूड देम एज वो प्रोसेस एक गोल की तरफ चीजों को ले जाएंगे.
ठीक है, एरिस्टोटल का बेसिकली थिंकिंग ये था, फिजिक्स भी था इसमें, फिलोसफी भी थी, ठीक है, फिजिक्स और फिलोसफी दोनों थी। फिजिक्स वाज कि he just said anything that moves has to be moved by something, anything that moves has to be moved by something. So अगर मैंने एक कप ऑफ कॉफी रखी हुई है टेबल पे, इफ इट विल रिमेन इन द स्टेट इन व्हाट स्टेट इट इज, अगर मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँ, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, तो वो कॉफी वैसे ही रहेगी फॉर इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम, जब तक उसको कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब नहीं करता। यही न्यूटन्स के लॉस थे, बट एरिस्टोटल ने दिया था इसे फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर अलोंग द वे फिजिक्स डेवलप्ड इन अ लॉट ऑफ वेज, ठीक है। मैं मोशन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मोशन इज ऑल अराउंड अस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स ऑफ लाइट, ठीक है, हमें लाइट दिखती है, लेकिन फिजिक्स ऑफ लाइट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब चीजें समझना, और ये उतना नेचुरल नहीं हो सकता जितना मोशन है। लाइक हम लोग अभी रेस्ट पे हैं, राइट, अभी मैं उठ के दौड़ने लगूँ तो मैं मोशन में, मेरा मोशन होगा, राइट। तो इस चीज का जो पर्सपेक्टिव था वो हमने कभी रियलाइजेशन नहीं किया, ठीक है। ग्रेविटी जो कि बहुत नेचुरल है, उसका हमें रियलाइजेशन नहीं था। तो इसलिए मोशन, मुझे लगता है रियलाइजेशन ऑफ मोशन एंड हाउ इट हैपेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रायम्फ्स, ठीक है, अमंग अदर थिंग्स इन फिजिक्स, ठीक है। तो इसीलिए मुझे फिजिक्स, एरिस्टोटल वाज द लीडिंग थिंकर। फिर गैलीलियो आए। आपने अपोलो 17 की वो वीडियो देखी होगी, जब अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट्स मून पे गए थे, उन्होंने एक हैमर लिया और एक फेदर लिया और दोनों को ड्रॉप किया। दोनों एक लाइक एट द एग्जैक्ट सेम टाइम दे हिट द सरफेस ऑफ द मून। ब्रायन कॉक्स की एक फेमस वीडियो है जिसमें वैक्यूम चेम्बर में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, एक बास्केटबॉल और फेदर को ड्रॉप किया, दोनों एक साथ हिट करते हैं। एंड दैट इज नॉट अ वेरी नेचुरल थिंग फॉर अस। अगर मैं अभी ये फोन ड्रॉप करूं और ये कपड़ा ड्रॉप करूं, ऑब्वियसली मेरा फोन ग्राउंड पे पहले टच करेगा, ठीक है। ये बहुत नेचुरल, वेरी इंट्यूटिव है हमारे लिए ये चीज। बट अगर हम फिजिक्स की तरफ से देखें इसे, तो ये होता है बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एंड एरिस्टोटल एंड गैलीलियो, उन्होंने ये चीज एक थॉट एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताई थी कि लीनिंग टावर ऑफ पीजा, यू माइट हैव लाइक बहुत लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट सुना है कि he dropped two balls from leaning tower of Pisa and they both hit the ground at the same time. It was a thought experiment. What he actually did was, and this is a debated, that whether he dropped that two balls out of leaning tower of Pisa or not, ये तो debated है। What he actually did was, उन्होंने दो balls ली, एक inclined plane पे रखा और दोनों को गिराया, and he concluded from that is कि दो different masses under the influence of gravity will have the same acceleration। और ये बहुत बड़ा जायंट लीप उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि अगर ये इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है फिर हम इंक्रीज करते रहे, ठीक है, टू अ पर्टिकुलर, जबकि वो 90 डिग्री बन जाए, लाइक हम लोग दो चीजों को इंस्टेंटली ड्रॉप कर रहे हैं, तो भी अगर एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए तो दोनों चीजें ग्राउंड को सेम समय पे हिट करेंगी। और ये ब्यूटी ऑफ फिजिक्स भी है। फिजिक्स में हम चीजें इग्नोर कर देते हैं। अगर फिजिक्स पढ़ा होगा मोस्ट ऑफ लोगों ने 11th-12th में मोस्ट प्रोबेबली, और ऐसे भी फिजिक्स में हम आइडियल रोप मान लेते हैं, मासलेस रोप मान लेते हैं। हम ये कह देते हैं कि वी कैन इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस, वी कैन इग्नोर दिस, वी कैन इग्नोर दैट, एंड दिस इज द ओनली थिंग, ये चीज हम सिर्फ फिजिक्स में कर सकते हैं। आप बायोलॉजी में जाइए, आप इग्नोर कर दिया आपने एक वेरिएबल या एक पर्टिकुलर चीज, इकोनॉमिक्स में एक वेरिएबल इग्नोर कर दिया तो नॉनसेंस आएगा आपके पास, लिटरली नॉनसेंस आउटकम आएगा। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में हम एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करते हैं, हमें पता चलता है कि बोथ ऑफ द थिंग्स वो ग्राउंड को सेम समय पे हिट करेंगे, नो मैटर व्हाट देयर मासेस। अगर मैं एयर रेजिस्टेंस अभी हटा दूं मेरे तरफ से और मैं ये फोन और ये पीस ऑफ मतलब ये क्लोथ को अगर छोड़ूं, तो दोनों ग्राउंड को बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम पे हिट करेंगे। अगर मैं एक फेदर ले लूं और ये फोन ले लूं और एयर रेजिस्टेंस हटा दूं, तो दोनों ग्राउंड को एग्जैक्ट सेम टाइम पे हिट करेंगे। और ये बहुत बड़ा मतलब लीप था, बहुत बड़ी थिंकिंग थी जो गैलीलियो ने थी। मुझे लगता है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट पीरियड था इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। फिर ऑब्वियसली न्यूटन केम अलोंग और उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशनल लॉ दे दिया, ठीक है। ग्रेविटी वाज ऑलवेज देयर, जो ऊपर जाता है वो नीचे आता ही है, हमने ये सुना ही है। तो उन्होंने ऐसा कुछ रिवॉल्यूशन दिया। तो मुझे लगता है ये पर्टिकुलर चीजें फिजिक्स के टर्म्स में बहुत बड़े रिवॉल्यूशंस थे। ऑब्वियसली अदर रिवॉल्यूशंस भी है, ठीक है,
उनको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बट थिंग इज वो इंट्यूटिव नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स जिसे हम कहते हैं वो इंट्यूटिव है। पुली, लिवर, एवरीथिंग इज वेरी इंट्यूटिव। पहले वॉर्स लड़े जाते थे, तो वॉर्स में जब उसका लीवर का वो हुआ ना इन्वेंशन, कि आप बड़ा कुछ रखा हुआ है नीचे एक लीवर डाल के ऐसे उठा दो, उठ जाएगा एंड एवरीथिंग, ये बहुत बड़ा इन्वेंशन था वॉर्स में। फिर अगर आप मूवीज देखो तो देखा होगा कि बड़े पत्थर एक कैटेपल्ट पे रखते हैं लोग और फेंक देते हैं, मतलब सीज जब होते हैं फोर्ट्स के, तो बड़े कैटेपल्ट थ्रो किए जाते हैं बड़े बड़े फोर्ट्स पे और सीज किया जाता है। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट थी ह्यूमैनिटी के लिए। अगर वॉर्स जीतने होते थे तो ये कैटेपल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिजिक्स इतना नेचुरल हो गया कि इंजीनियरिंग भी एक उसी से डेरिवेशन है एक तरह से। अगर फिजिक्स से ही इंजीनियरिंग डिराइव होती है, आप कोई भी मैकेनिक्स और ये लीवर एंड एवरीथिंग ये सब तो मैकेनिक्स में ही आते हैं हमारे, ठीक है। तो फिजिक्स इतना नेचुरल हो चुका है आज के हमारे इस वक्त में कि इट इज ऑल अराउंड अस। अगर मेरी ये जो वॉइस आपको रीच कर रही है इसके पीछे फिजिक्स है। जो इवन अगर ये वॉइस ये एयर हटा दूं, अगर हम लोग एयर हटा दे वैक्यूम में, अगर मैं बोलूँ तो इट विल बी ऑल नॉनसेंस। आप कुछ सुन नहीं पाएंगे, ना मैं आपकी बात सुन पाऊंगा, क्योंकि एयर इज नेसेसरी, एयर जरूरी है। अगर आपको मुझे सुनना है, मुझे आपको सुनना है, तो एवरीथिंग इज फिजिक्स आज के जमाने में। सो आफ्टर न्यूटन बहुत सारे रिफाइनमेंट्स हुए, फिर आइंस्टाइन आए, बोर आए, लेप्लास आए, और तमाम बड़े बड़े साइंटिस्ट आए जिन्होंने बहुत अलग अलग तरीकों से रिफाइनमेंट किया। बट मेरे अकॉर्डिंग the thinking about motion and bodies in motion was the biggest one, according to history of physics, was the biggest refinement. Apart from that, light क्या है एक्चुअली, ये बहुत बड़ा रिफाइनमेंट था जिसमें ऑब्वियसली न्यूटन ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर ग्रेविटी भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी। तो बहुत सारी चीज है, फिजिक्स सिर्फ एक चीज नहीं है। फिजिक्स इज 50 डिफरेंट थिंग्स और 50 डिफरेंट चीजें, ठीक है। लेकिन ब्यूटी ऑफ फिजिक्स ये है कि इस पीस ऑफ पेपर पे, इस पीस ऑफ टी शर्ट पे मैं लॉज ऑफ फिजिक्स सारे लिख सकता हूँ जो हमें गवर्न करते हैं। ब्यूटी ऑफ फिजिक्स ये है कि एक पीस ऑफ पेपर या इस टी शर्ट पे मैं अभी सारे लॉज लिख सकता हूँ जिसकी वजह से आप एग्जिस्ट करते हो, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, और ये पूरी दुनिया एग्जिस्ट करती है, पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये भी एक ब्यूटी ऑफ फिजिक्स है, ठीक। तो वही हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स बेसिकली, अकॉर्डिंग टू मी, एरिस्टोटल वाज अ बिग प्लेयर, and there were other several players also, but I favor Aristotle because and Galileo and Newton because bodies in motion, और ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स सबसे पहले आया, इसीलिए क्लासिकल मैकेनिक्स सबसे पहले पढ़ाया भी जाता है हमें फिजिक्स में 11th 12th या कॉलेज में, क्योंकि ये चीज है जो हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आप नहीं देख पाओगे, बट बॉडीज इन मोशन, ये मैंने उठाया, ये नीचे गिर गया, ये सब कुछ बहुत नेचुरल है। तो ये बेसिकली हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स वुड बी दैट फॉर मी। And what is the new big thing in physics? Quantum mechanics. Nothing, nothing big, nothing new than that. Big क्योंकि इसने हमारी सारी थिंकिंग चेंज कर दी, हाउ द वर्ल्ड इज। एंड न्यू क्योंकि आज तक हम इसे समझ नहीं पाए, ठीक। 1920s में जब नील्स बोर ने आइंस्टाइन के पास जाके कहा, नील्स बोर एंड आइंस्टाइन दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, उन्होंने जाके उनसे कहा कि एक क्वांटम मैकेनिक्स है, श्रोडिंगर एंड अदर साइंटिस्ट आर गिविंग दिस, एंड आइंस्टाइन वाज लाइक व्हाट द हेल, इट कैन नॉट बी ट्रू, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। And you might have heard the term spooky particle and all those things, those abbreviations and things. But Einstein didn't believe in quantum mechanics, even though he had to, at the end of the life, at the end of his life, वो चाहते थे कि एक एंड थ्योरी दे दे और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग दे दे, और उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को इग्नोर करने की कोशिश की, और 30 साल उनके बर्बाद हो गए, और यू कुड से 30 साल बीत गए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग निकालने के लिए, एंड ही died with an incomplete research and work, ठीक। बट नील्स बोर जब पहली बार वो क्वांटम मैकेनिक्स की बात की थी कि एटम्स ऐसे बिहेव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसा हमने कभी सोचा नहीं है, और फिर श्रोडिंजर्स इक्वेशन और सब कुछ हुआ, तो बहुत बड़ा वो रिफाइनमेंट था फिजिक्स में, ठीक है। आज क्वांटम मैकेनिक्स ऐसी है कि एक बॉक्स समझ लीजिए जिसमें आप इनपुट्स डालेंगे, आउटपुट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये एक ऐसा बॉक्स है, लेकिन अंदर हो क्या रहा है एग्जैक्टली वो हमें नहीं मालूम। अंदर हो क्या रहा है वो हमें नहीं मालूम, इवन दो दिस इज अ थ्योरी ऑफ 1900s। और एक तरह से यू कुड से आयरनी, और यू कुड से अ वेरी फनी थिंग, कि आइंस्टाइन ने ही क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत की थी जब उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था,
जब उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया तो ही लेड द फाउंडेशन फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। क्योंकि पहले सोचा जाता था कि लाइट जो है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी वेव्स होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव्स है, लाइट वेव है, एंड एवरीथिंग इज अ वेव, ठीक है। फिर आइंस्टाइन केम अलोंग और उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये प्रूव किया कि फोटॉन्स जो होते हैं दे कम इन पैकेट्स एंड दे आर पार्टिकल्स, ठीक है। और ये बिग डिबेट ऑफ साइंस था। पहले हाइगन्स ने पहले दिया कि दिस इज अ वेव, और कुछ लोगों ने कहा कि दिस इज पार्टिकल्स, एंड दिस वाज अ बिग डिबेट फॉर सेंचुरीज। आइंस्टाइन केम अलोंग, उन्होंने प्रूव किया कि ये पार्टिकल भी है। फिर डुअलिटी प्रिंसिपल, पता नहीं आपने उसके बारे में सुना होगा कि नहीं, डुअलिटी प्रिंसिपल आई और डुअलिटी ने कहा कि क्या बोलते हैं, लाइट इज डुअल, इट कैन बी अ वेव आल्सो, इट कैन बी एन पार्टिकल आल्सो। और दिस इज अनदर बिग थिंग टू अंडरस्टैंड कि लाइट एक पार्टिकल भी है और लाइट एक वेव भी है। ये डुअलिटी जब प्रूव हो गई तो क्वांटम मैकेनिक्स का फाउंडेशन और स्ट्रांग होते गया। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इतने वियर्डली बिहेव करते हैं कि अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स के डीप में जाऊँ तो एक्चुअली हमने क्या पढ़ा है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। आप इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं जैसे प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं सोलर सिस्टम में। ये बेसिकली 8th 9th एवरी हमें हम ये पढ़ाया जाता है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि electrons are in the form of electron clouds, okay? So in an atom, at the center is the nucleus and everything, or around which electrons are present in the form of electron clouds, electron clouds के form में present रहते हैं। और एक electron can be present at many different locations At at the the same very time? same at the very same time। that is known as the superposition principle, जो कि हम quantum mechanics में कहते हैं। How is it और possible? इट्स वियर्ड, वही क्वांटम मैकेनिक्स की वियर्ड है, मतलब दैट इज व्हाई क्वांटम मैकेनिक्स इज वियर्ड। एक जो इलेक्ट्रॉन है जिससे हम लोग बने हैं ऑब्वियसली, और एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एंड वी नो दिस। एक इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम्स कैन बी प्रेजेंट एट मेनी डिफरेंट पोजिशंस, एंड आइंस्टाइन टर्म दिस एज अ स्पूकी एक्शन, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त पे 10 जगह और 100 अलग अलग जगह प्रेजेंट हो। नॉर्मली व्हाट वी सी इज व्हेन, जब हम दो देख नहीं रहे होते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, व्हेन वी आर नॉट लुकिंग एट दिस इलेक्ट्रॉन, और श्रोडिंजर्स कैट का आपने एक टर्म सुना होगा, Yeah. तो होता एक्चुअल क्या है कि वेव फंक्शन जो होती है एक इलेक्ट्रॉन की, वो जब हम नहीं देख रहे होते तो वो नॉर्मल वेव फंक्शन रहती है, एग्जिस्ट करती है, और इलेक्ट्रॉन्स कई जगह एग्जिस्ट कर सकता है एक जगह। हम बस प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि बेस्ट केस सिनारियो एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ होने की प्रोबेबिलिटी 90% है, यहाँ 1% 2% जो भी है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। बट एज सुन जैसे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर जगह पे ही हमें ऑब्जर्व मिलते हैं। तो जब हम देख नहीं रहे होते तो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट एक्स डिफरेंट लोकेशंस। एज सुन एज वी ऑब्जर्व इट, उसका वेव फंक्शन कोलैप्स होता है और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें मिलता है। और ये बहुत ही स्पूकी एक्शन है, वेरी वियर्ड थिंग दैट हैपेंस इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो दैट इज व्हाई दिस इज द न्यू एंड बिग थिंग। ठीक, न्यू क्योंकि अभी तक हम नहीं समझ पाए, 100 साल हो गए, अभी तक हमें कुछ नहीं पता ये क्या है। हमें ये पता है कि हम पर्टिकुलर लॉज पढ़ सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ सकते हैं, और एक्स नंबर ऑफ लॉज है, कैसे कैसे चीजें हो सकती है, आउटकम्स भी हमें आजकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लैब में कि आपको ये है, कॉम्पटन इफेक्ट है, हमें ये पता चल जाएगा। लेकिन होता क्यों है और कैसे होता है ये किसी को नहीं मालूम। तो दैट इज व्हाई दिस इज द नेक्स्ट एंड न्यू बिग थिंग। क्या आपने द बिग बैंग थ्योरी देखी है? द बिग बैंग थ्योरी एज इन द टीवी शो। सीरीज? ऑफ कोर्स, ऐसे थोड़ा कौन थोड़ा। देखेगा बिग बैंग थ्योरी? यस, हाँ। थोड़ा बड़ा। तो जब मैं बिग बैंग थ्योरी देख रहा था तभी मुझे पता चला कि एक प्रोफेशन भी होता है फिजिसिस्ट का। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया में लोग, आपने साइंटिस्ट लोगों, बच्चों को साइंटिस्ट बनना आपने ये सुना होगा 100 में से एक बार, 100 में से 98 बार आपने सुना होगा कि उनको इंजीनियर बनना है, आईटी क्रैक करना है। वाई इज इट कि इंडिया में थियोरेटिकल फिजिक्स का कोई कल्चर नहीं है, कोई हार्डकोर साइंस परस्यू ही नहीं करना चाहता है? ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है। वैसे इंडिया में ज़्यादा एविडेंट है क्योंकि पॉपुलेशन है और बहुत सारे फैक्टर्स भी है।
लेकिन इस प्रॉब्लम को हम लोग बहुत लेवल्स पे देख सकते हैं, एक मैक्रो लेवल पे देख सकते हैं, एक माइक्रो लेवल पे देख सकते हैं, ठीक है, और बहुत डिफरेंट एंगल से एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से हम साइंस परस्यू नहीं करते हैं, देर आर मेनी डिफरेंट रीजंस, ठीक है। और आज के इस वक्त सोशल मीडिया के एज में भी रीजंस कंट्रीब्यूट करते हैं इनको। लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज जो होती है और जो सबसे बुरी चीज मुझे पर्सनली लगती है एक बच्चे के लिए जब वो साइंस स्कूल में पढ़ने जाता है, द वे ही इज टॉट साइंस, ठीक है। राइट नाउ आई एम एन एस्ट्रोफिजिक्स एजुकेटर, मैं खुद बच्चों को पढ़ाता हूँ फ्रॉम एज 8 टू एज 30। मैंने हर एज के लोगों को मैंने पढ़ाया और मैं पढ़ाता हूँ, करेंटली एस्ट्रोफिजिक्स एजुकेटर हूँ। तो मुझे मालूम है, और अगर आप वॉल्टर ल्यूविन को देखते हैं यूट्यूब पे तो आपको ये मालूम होगा कि एक पैशन होती है फिजिक्स को पढ़ाने की, एस्ट्रोनॉमी को पढ़ाने की और साइंस को पढ़ाने की, इनफैक्ट, ठीक है। सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सब पूरे साइंस एज अ फील्ड की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसको हमें जैसे पढ़ाया जाता है, दैट इज द नंबर वन थिंग जो कि अनमोटिवेटिंग होता है एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इवन व्हेन जब मैं छोटा था, तो मैं 7th 8th में जब साइंस मुझे इंट्रोड्यूस हुआ, फोर्स क्या है, ये क्या है, अगर एक टीचर, और ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर सारे कोई टीचर इसको देख रहा है तो आप थोड़ा उसको प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करें। अगर आप फोर्स भी पढ़ा रहे हैं तो एक बच्चे को आप अगर एक बॉटल ही रख के फोर्स दिखा देना तो वो बच्चे को बहुत इम्पैक्ट करेगा। इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग द डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज अ पुल और अ पुश, अगर मैं ये पकड़ के ऐसे फेंक भी दूं और कह दूं कि ये फोर्स है ना, तो वो बच्चे पे इम्पैक्ट करेगा, वो खुद ट्राई करेगा, अच्छा ये फोर्स होता है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी चीज होती है सोचने के लिए, ये बहुत बड़ी चीज है। छोटा इफेक्ट, छोटा सा बस एक इम्प्रूवमेंट है, बट बहुत कुछ 2 3 और बच्चों को इम्पैक्ट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट और भी चीजें हैं, जैसे कि हमें असाइनमेंट्स में डुबो दिया जाता है, ठीक है, और हमें बोरिंग पढ़ाया जाता है फिजिक्स, फिजिक्स इन अ वे हमें ऐसे पढ़ाया जाता है कि या साइंस इन अ वे की जैसे बहुत ही बोरिंग चीज है, ठीक है। हमें असाइनमेंट्स दे दिया गया, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये करना है, ये करना है, और साथ में 10 अलग सब्जेक्ट भी हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है, 8th 9th की। और किसी चीज का पैशन अगर बच्चे में जागना है ना, तो बचपन में ही जाग जाता है, 4th 5th 6th में ही हो जाता है। और बहुत कम लोग होते हैं, और अगर आज के ज़माने में शायद ये नंबर ज़्यादा हो सकता है कि बहुत लोग 11th 12th में आके फिगर आउट कर रहे हैं उनको लाइफ में क्या करना है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग, ओके, नॉट टू बैड बट अ बैड थिंग, ठीक है। फिर भी आपके पास टाइम है, लेकिन अगर आप पहले से आपको एक पैशन जो मिल जाती है ना, वो इंट्रिंसिक आपको पता होता है कि मुझे करना क्या है, मुझे करने में क्या मजा आता है। भले आप आज आईटी में बैठ के 8 से 9 जॉब कर रहे हैं और आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, ठीक, लेकिन आपको अंदर ही अंदर मालूम होता है आपको इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट बचपन में ही जागता है जब हम साइंस पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे बुरी चीज हो जाती है जब टीचर बोरिंग हो या टीचर स्ट्रिक्ट, मतलब अलग अजीब तरह से पढ़ाए, मतलब बुकिश नॉलेज जो हम कहें। जैसे आज मुझे फोर्स पढ़ाना है, मैं आया क्लास में, डेफिनेशन लिख दिया और वही बुकिश नॉलेज मैं बोलता गया, बच्चे सुनते गए, उन्हें समझा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया उस पर। ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। प्रैक्टिकल अप्रोच है, आप वॉल्टर लिविन के लेक्चर्स देखिए, और मैं भी प्रैक्टिकल अप्रोच रहता हूँ। आज मेरे रूम में अगर मैं आपको शो करूँ तो 100 डिफरेंट प्रॉप्स है। प्रॉप्स मतलब कि 100 अलग अलग चीजें जिससे मैं बच्चों को, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट प्रूव करना है तो मैं तुरंत दिखा सकता हूँ। और प्रॉप्स खुद से भी बनाए जा सकते हैं, एक बुक को गिरा दो तो ये ग्रेविटी बन गई, ये क्या, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको ग्रेविटी दिखाने के लिए, कूद जाओ, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि फिजिक्स को एज अ फन, फिजिक्स इज फन कहा जाता है, वो बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये एक रीजन है। सेकेंड रीजन है कि जॉब्स, पीपल थिंक कि जॉब्स की कमी है, ठीक है, पीपल थिंक कि इसमें जॉब्स की कमी है और ये कोई फील्ड भी होती है कि नहीं होती है। फिर इसमें अगर आप पीएचडी नहीं करते हो तो आपको वो आपको मिलेगा नहीं कि लाइक यू विल नॉट बी जज्ड एज समवन हु इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड। सो पीएचडी बहुत जरूरी चीज होती है इस फील्ड में, ठीक है। तो अब सब फॉर एवरीवन इट्स नॉट पॉसिबल कि आप बैचलर्स करें, मास्टर्स करें और पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत टाइम जाएगा, यू नो दैट, ठीक है। आप कई लोग इससे पहले जॉब करने लगेंगे, इंडिया में आप जानते ही हैं जॉब शुरू करना है आपको जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर बहुत सारे रीजन है। इनफैक्ट जबकि इंडिया के पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, बाहर कंट्रीज में 18 फीस पे किया, छोड़ दिया, आपको आपको अब निकल खुद जाना fund होता है। करना है, खुद करना है,
है, ठीक है, आप पार्ट टाइम जॉब करो या जो भी करो। इंडिया में पेरेंट्स आपके 25-28 तक खड़े रहते हैं, और इनफैक्ट हमेशा ही खड़े रहते हैं मुझे लगता है, लेकिन वो 25 तक हम इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। मैं कॉलेज में जाता हूँ आज भी, जब देखता हूँ तो बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू जज एनीवन, बट दे डोंट हैव अ जॉब और दे डोंट इवन हैव अ पार्ट टाइम जॉब। आज भी वो पेरेंट्स की पॉकेट मनी पे सर्वाइव कर रहे हैं, जो कि बाहर कल्चर नहीं है, ठीक। तो इंडिया में बहुत बड़ी चीज है, तो बच्चे जॉब पकड़ना चाहते हैं, ठीक है, आप जल्दी से कोई आईटी में ही जॉब मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, बड़ी चीज होती है। बट एक चीज को हम इग्नोर करते हैं, ये चीज कि ऑब्वियसली हमें अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर स्किल पे जितना टाइम दूंगा उतना बेटर होते जाऊंगा, ठीक। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम है, पीएचडी करने में कितना टाइम लग जाएगा। अब मुझे पीएचडी परस्यू करना है तो मुझे 3-4 साल थीसिस लिखो, वो करो, उसमें फिर मास्टर्स भी करना है, फिर बैचलर्स भी करना है, तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस। या 8 to 10 इसीलिए years. आप बहुत साइंटिस्ट नहीं देखते हैं, इसीलिए आप बहुत लोगों को साइंस में जाते हुए नहीं देखते। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल रीजंस भी है, पॉलिटिकल रीजंस भी है। साइंस को पॉलिटिक्स भी बना दिया जाता है। अगर आपने वो मूवी देखी है कि डोंट लुक अप, आई डोंट नो अगर आपने देखी है कि नहीं। और सबसे अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं बहुत सारी चीज़ों का जो कि ऑब्वियस है, क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, वो ऑब्वियस है, लेकिन इंडिया में तो उतना नहीं होता है। इंडिया में इनफैक्ट बात ही नहीं होती इस पे। तो बाहर आप देखेंगे कि पीपल से डिनायर्स तो नहीं कहना चाहिए, इफ़ यू डोंट बिलीव इन क्लाइमेट चेंज और समथिंग, साइंटिस्ट भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं लोगों को चीज़ें। एज अ या साइंटिस्ट और एज अ साइंस कम्युनिकेटर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं दूसरों लोगों को चीज़, जैसे कि क्यों ये एक्चुअल पर्टिकुलर चीज़ हो रही है, ठीक है, क्यों क्लाइमेट चेंज हमारे लिए बुरा है। साइंटिस्ट भी कभी एरोगेंट हो जाते हैं, ईगो होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो जो डिग्री की बात होती है ना, आपको जो स्टेटस को में लाएगी, आप पीएचडी साइंटिस्ट है, ठीक है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, एलीट चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है आज आप इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको साइंस कम्युनिकेटर्स मिलेंगे, और ये टर्म मुझे लगता है पिछले 10 साल में ज़्यादा आया है, साइंस कम्युनिकेटर्स। या साइंस कम्युनिकेटर्स क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनको साइंस में इंटरेस्ट है, साइंस एंथुजियास्ट है। और ये कई लोगों को मैंने देखा जो बीसीए कर रहे हैं, जो एमसीए कर रहे हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, जो आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, लेकिन उन्हें साइंस में इंटरेस्ट है, ठीक है। कई लोग साइंस में है, साइंस में इंटरेस्ट है, कई लोग किसी और फील्ड में, और उसको वो परस्यू कर रहे हैं और उस पर कॉन्टेंट बना रहे हैं, लोगों को ईजी कर रहे हैं टॉपिक्स जो कि बच्चे लोगों के लिए नॉर्मली हार्ड हो सकते हैं। और ये बहुत बड़ा रिफाइनमेंट है, ये पावर ऑफ इंटरनेट और पावर ऑफ सोशल मीडिया को अच्छे से हमें बताता है, ठीक है। तो उनको वो जिस लेवल की, जैसे आप बहुत लोगों की बात करें, जिस लेवल की अप्रिसिएशन उन लोगों को मिलनी चाहिए वो हम नहीं दे पाते। अगर आप उसको मोनेटाइजेशन के टर्म्स में कहें, वो भी ऑब्वियसली अगर आप यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बना लेते हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है, राइट। तो वो अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, पहली बात तो मुझे लगता है। और दूसरी चीज मैंने जो कहा, इन द फर्स्ट प्लेस आपको इंटरेस्ट आना चाहिए साइंस पढ़ने के पैशन लिए, होना ना कि आप चाहिए. पैशन होना चाहिए, ना कि आप ये सोचे कि सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं। और बहुत सारी चीज़ें, एंट्रेंस एग्जामिनेशन से ले लो, इंडिया का बेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 12th के बाद अगर आप देखो, मतलब जिससे सबसे ज़्यादा टॉप क्रीम निकलता है, आईआईटीज के एग्जामिनेशन। अब जिस बच्चे को कोडिंग करना है या जिस बच्चे को इसमें जाना है, उनको आप फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, राइट, उनको मैं केमिस्ट्री एग्जांपल हूँ. क्यों पढ़ा रहे हैं। एनालिटिकल थिंकिंग आप दे सकते हो उन्हें, ठीक है, उन्हें हम्म. आप थिंकिंग करना आप उन्हें सिखा सकते हो, तो इसे पहले ही करो ना, इसे पहले ही करो। जिसको कोडिंग या करनी है उसको ये निकालने की क्या जरूरत है, ठीक। और जिसको फिजिक्स में जाना है, जिसको सिर्फ फिजिक्स में साइंटिस्ट बनना है, उसको उसके लिए भी अच्छे प्रोग्राम्स भी नहीं है, पहली बात तो अच्छे हम्म. प्रोग्राम्स भी नहीं है। बीएससी फिजिक्स है, ठीक है, वो मैं बात मानूंगा, लेकिन उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोफेसर्स की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, एजुकेशन सिस्टम ओवरऑल जो है वो बहुत सारे लूप होल्स है उसमें, ठीक है। या बट 2 to 3 फैक्टर्स विच आई वुड से इज द पैशन, जो बचपन में आना चाहिए वो नहीं आ पाता, इसलिए परस्यू नहीं करते। दूसरी बात, लोगों को लगता है अपॉर्चुनिटीज नहीं है क्योंकि इसमें आपको इतना सारा पढ़ना है। और साइंस को हम लोग को नर्डी फीलिंग दे देते हैं। आप बिग बैंग थ्योरी में भी देखो, उसमें क्या नाम था उसका, व्हाट वाज शेल्डन इट, कूपर. हाँ शेल्डन, शेल्डन को एज अ नर्ड दिखाया गया, उनमें सबको नर्ड दिखाया। और ये जो नर्ड हम्म. वाली थिंग है ना, मुझे लगता है ये भी एक गलत थिंग गलत धारणा है, क्योंकि आई थिंक पीपल हु लव साइंस और हु इवन लव पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस और समथिंग, उन्हें एज अ नर्ड नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है।
तो वही लोगों को लगता है कि इसमें खूब पढ़ना है, ये करना है, ये करना है, इसलिए साइंस नहीं ले, इससे अच्छा नॉर्मल 4 साल की ये जॉब करके ये कर। तो दिस इज पर्टिकुलर थिंग वाई साइंस इज नॉट सो मच। और ये इसका बैड इफेक्ट ये होगा कि अगर साइंस नहीं है, अगर फिजिक्स में एडवांसमेंट नहीं हो रहा है, एडवांसमेंट बायोलॉजी में नहीं हो रहा है, तो हमारा कोविड-19 है, सोचिए अगर साइंस में प्रॉपर फंडिंग मिली होती। कोविड-19 आउटब्रेक की अगर आप बात करें, 2012 में जब मार्स कोवी-1 आया था, तब एक वो था कि इस पे रिसर्च किया जाए और वैक्सीनेशन पहले से बना के रखी जाए और ये सब। हम्म। फंडिंग नहीं मिली उन साइंटिस्ट को, अदरवाइज वी वुड हैव हैड द कोविड-19 वैक्सीन अंटिल नाउ। फंडिंग नहीं मिली, तो साइंटिस्ट के लिए को फंडिंग के लिए भी अलग प्रॉब्लम करनी पड़ती है, या मतलब पॉलिटिक्स है उसमें और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तमाम रीजंस होते हैं, ये तमाम रीजंस है और तमाम अलग अलग एस्पेक्ट्स है एक ही चीज के। साइंस, साइंस में प्रॉब्लम क्या है, या साइंस बच्चों को क्यों पसंद नहीं आता, बहुत सारे एक माइक्रो और मैक्रो पर्सपेक्टिव दोनों है मेरे इस बारे में। ओके। आज से 6-7 महीने पहले कोई साइंटिफिक अचीवमेंट हुई थी और मैंने उसका एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे। वहां पे मुझसे हम्म। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हम लोग हजारों हजार करोड़ रुपए इसरो को देते हम्म। हैं हम्म। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, हम ऐसा कर क्यों रहे हम्म। हैं जब इतनी ज्यादा पॉवर्टी कंट्री में है। इतनी ज्यादा मतलब हम्म। रिलेटिवली 10%, 12% या 20% जो भी हो, जब इतने हम्म। सारे लोग गरीब हैं, उनके पास खाने को नहीं है, देन व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन स्पेस। ठीक है, तो उसका मैं बहुत अच्छा आंसर देना चाहूंगा। ठीक है, पहली बात, हमारे इसरो के पास का बजट जो है वो बहुत कम है। नासा का अगर आप बजट बहुत, देखें, नासा के नासा का कंपैरिजन ही में तो है बजट ही नहीं। बहुत कम है, $22 बिलियन नासा को मिलते हैं। ठीक है, $22 बिलियन। और अमेरिका का मिलिट्री बजट इज $900 बिलियन, मिलिट्री बजट जो सिर्फ वो मिलिट्री पे खर्च करता 500 है। से 900 पहुंच गया। शिट। 900 हो गया। हाँ। और इसका नासा का बजट इज 22-24, उसमें जो कांग्रेस है यूएस की, उसमें बहुत सारे वो चीजें होती हैं। इंडिया में अगर आप देखें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो R&D कहा जाता है, हम्म। वो बहुत अच्छा नहीं है। आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोगों को अच्छा लगे ना लगे, बट इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत पीछे है। और एक नेशन को थ्राइव करने के लिए, एंड आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, एक नेशन को थ्राइव करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। पहली बात, इसरो का बजट 100-200 करोड़ होगा मुझे लगता है, जितना भी करोड़ हो, मैं आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर। मतलब एक पर्टिकुलर लॉन्च के लिए आई एम सेइंग, जैसे मंगलयान में 75 करोड़ था बजट की, 175, 450 करोड़ था, सॉरी। हाँ, तो बहुत कम पैसा मिलता है इसरो को एक प्रोजेक्ट के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हमारा बजट कम है, हम ये जानते हैं। अगर आप कहें कि इंडिया में पावर्टी है और हम लोग स्पेस में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है ये, बाहर नासा के कुछ साइंटिस्ट को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ, जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी टेक्नोलॉजी है, ये सैटेलाइट्स नहीं होते तो आज हम नहीं होते। मतलब ये वही जो तो। हम लॉसलेस कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, और ये जो टीवी चैनल्स आप देखते हैं, या आप फोन में जो जीपीएस चला रहे हैं ना, ये जो फोन में जीपीएस चलता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेस की वजह से पॉसिबल हुआ है। जीपीएस हम कैसे वर्क करता है एक्चुअली, अगर मैं आपको समझाऊं, तो सैटेलाइट्स, जीपीएस सैटेलाइट स्पेस में होते हैं, जो कि अर्थ से रॉकेट्स के थ्रू लॉन्च किए जाते हैं। वो हम्म। ट्रायंगुलेट करते हैं, जैसे मुझे अगर पोजीशन चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, तो तीन ट्रायंगल, मतलब एक तीन सैटेलाइट्स मिलकर ट्रायंगुलेट दे विल ट्रायंगुलेट माय पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन, जो कि पिन पॉइंट पोजीशन देते हैं। उसमें 1 सेकंड का आगे पीछे उनके इंस्ट्रूमेंट्स में डिले हो गया, तो वो मुझे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 100 किलोमीटर में बैठा हो दिल्ली और दिखा देगा न्यूयॉर्क। इतना हम्म। उसमें आपको पर्टिकुलर, इतना अच्छा उसमें कैलकुलेशन होना चाहिए, और कैलिब्रेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि पिन पॉइंट लोकेशन आपको मिले। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। जीपीएस से लेकर के सैटेलाइट्स इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में आज के वक्त, कि अगर कंट्री के सैटेलाइट आउटेज हो जाए, क्यों स्पेस स्पोर्ट्स डेवलप हो रहा है, कि कंट्री के सैटेलाइट्स को अगर आप टेक डाउन कर देंगे, तो आप कंट्री को एक तरह से हैम्पर कर देंगे बहुत तरीकों से। ठीक है, तो पहला आंसर तो ये रहेगा कि हम आजकल जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, सब सैटेलाइट्स पे डिपेंडेंट है, सब स्पेस पे डिपेंडेंट है, सब कुछ। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आप स्पेस रेस को देखें, जो कि यूएसएसआर और कोल्ड वॉर जो हुआ था, उसमें स्पेस रेस भी था। स्पेस रेस में इतनी नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, या वो नई टेक्नोलॉजीज आज जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्पेस में टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनका डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इवन नॉट इन स्पेस, मिलिट्री में भी अगर आप कहें,
तो जो मिलिट्री में R&D और रिसर्च होता है और जो स्पेस का रिसर्च वर्क होता है, वही टेक्नोलॉजीज हम एवरीडे लाइफ में इम्प्रूव करते हैं, एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। या जितनी इट्स सो टेक्नोलॉजीज आप वियर्ड, देख रहे हैं, हाँ, बहुत वियर्ड आप है। जितनी टेक्नोलॉजीज आप देख रहे हैं सब मिलिट्री और स्पेस टेक्नोलॉजीज ने ही बनाई हैं। ठीक है, ये सारी टेक्नोलॉजी साइंस पहले बनाई जाती हैं और फिर हम लोग यूज करते हैं। अगर आप इसको जितने टर्म्स में देखना है देखिए, जिस एंगल से देखना है देखिए, बट दिस इज द एग्जैक्ट ट्रूथ। या ठीक दिस है, इज हार्ड फैक्ट। हाँ, और दूसरी चीज, इंटरनेट जो है, जो कि इंटरनेट है, आज भी इंटरनेट हाफ मतलब 50% लोगों के पास नहीं है। आज भी इंटरनेट 50% लोगों के पास नहीं है। और इंटरनेट का बेनिफिट क्या होता है हमें मालूम है। एक न्यूज यप। होती है, कल पर्टिकुलर परसों कुछ हुआ था बहुत बड़ा, और सेकंड्स में मिनट्स में सबके पास न्यूज पहुंच गई कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा ऐसा ये एग्जिस्ट हुआ है। ठीक है, आज इंटरनेट की पावर इतनी है कि उस पीपल से कि इंटरनेट हैज द पावर टू चेंज रूल्स, चेंज गवर्नमेंट्स बदल सकती हैं अगर इंटरनेट चला जाए या इंटरनेट ना हो तो। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इंटरनेट का। लेकिन फिर भी 50% लोगों के पास आज इंटरनेट नहीं है इस पूरी दुनिया में। तो इलॉन मस्क इज मेकिंग स्टारलिंक, Amazon इज लॉन्चिंग देयर काइपर सैटेलाइट्स, OneWeb है वो अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं कि सबको फ्री लॉसलेस इंटरनेट स्पेस से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, इंटरनेट के यूजेस क्या है? इंटरनेट जॉब्स देता है, हम्म। डेमोक्रेसी तो देता है और न्यूज तो देता है, जॉब्स भी देता है। इंटरनेट जो जॉब्स प्रोवाइड करता है आज हमें, आज के इस वक्त में, या अगर इंटरनेट ना हो तो वो जॉब्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हम वी बोथ कैन एग्री ऑन दिस। या आज जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, जो नई तरह के मार्केटिंग आई है, जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज है, इंटरनेट के थ्रू ही एग्जिस्ट कर रही है, एंड वी कैन ऑल एग्री ऑन दैट और नॉट। तो ये इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है, और अभी भी 50% नहीं है। तो इट कैन प्रोवाइड जॉब्स, या इंटरनेट कैन प्रोवाइड जॉब्स। आई हैव सीन पीपल जो कि, एंड दीज आर इन्फ्लुएंसर्स ऑन इंस्टाग्राम, जो कि गांव में रहते हैं, दे डोंट नो, लाइक स्टडीज उनकी नहीं है, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे ही भले जो भी वो कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। जो भी वो कर रहे हैं वो दो पैसे तो कमा रहे हैं, मतलब दे कैन अर्न देयर लिविंग, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और वो कैसे हो रहा है? इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, जो आज 50% लोगों के पास नहीं है। तो पॉवर्टी को हटाने के लिए हम लोग स्पेस यूज कर सकते हैं। अगर हम आज स्टारलिंक सैटेलाइट्स, इंटरनेट, यूक्रेन को आप बात कर लीजिए, यूक्रेन और रशिया जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वॉर चल रहा है, तो रशिया ने क्या किया, सबसे पहले उसकी सैटेलाइट्स काट दी, मतलब सबसे पहले उसका एक्सेस ही काट दिया इंटरनेट का, हम्म। कि पहली बात न्यूज ही नहीं रहेगी, तो लोग वो नहीं, कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उन्होंने चुन चुन के मिलिट्री बेसिस टारगेट किए, कम्युनिकेशन बेसिस टारगेट किए। इलॉन मस्क ने क्या किया, अपनी सैटेलाइट्स भेज दी, इलॉन मतलब स्टारलिंक सैटेलाइट्स। अब स्टारलिंक सैटेलाइट स्पेस से प्रोवाइड करती है इंटरनेट, तो उनको रशिया टारगेट नहीं कर सकती है, क्योंकि या दैट विल बी अ वायलेशन, वेरी बिग वायलेशन, बहुत उसके इम्प्लीकेशन बहुत बड़े होंगे, और इनफैक्ट रशिया के लिए खराब होंगे, क्योंकि उनका भी स्पेस शटल प्रोग्राम, उनका भी ISS पे एस्ट्रोनॉट्स एंड एवरीथिंग। बट ओवरऑल वो आज के वक्त जो यूक्रेन को हेल्प मिल रहा है स्टारलिंक सैटेलाइट से, दैट इज, वी कैन नॉट रेट दैट। जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स का हेल्प मिल रहा है यूक्रेन को, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और अगर कल आज को 2-3 महीने बाद जो भी रेजिस्टेंस यूक्रेन ने फॉर्म किया रशिया पे, ठीक है, what were people saying before the invasion, like Ukraine you cannot survive and everything, अफगानिस्तान जैसा होगा, बहुत सारे रीजंस थे। आज जो जेलेंस्की खड़ा है, ठीक है, और जो यूक्रेन में जितने भी फोर्सेस हैं, चाहे वो गोरिल्ला वॉरफेयर फोर्सेस हो गए या यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस हो गए, या जो एडिशनल सपोर्ट है, वॉलंटियर्स है, आज 2 महीने से ऊपर होने वाला है, लेकिन रशिया जैसे नेशन को एक यूक्रेन जैसा स्मॉल नेशन काउंटर कर पा रहा है। एक डेमोक्रेसी और फ्रीडम वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स भले वायलेशन हो रहा है, लेकिन वो रेजिस्टेंस जो मिल रहा है उसमें स्टारलिंक सैटेलाइट्स का कितना बड़ा यूज है, वो हम बता ही नहीं सकते हैं। देखिए, वहां के लोगों से पूछे, एक स्टारलिंक, मैंने इमेजेस देखे, एक स्टारलिंक टावर लगा है, उसके चारों तरफ लोग बैठ के अपने लोगों से बात कर रहे हैं जो कि दूसरे कंट्रीज में है। न्यूज हो रहा है, इंडिपेंडेंस वहां से 24/7 न्यूज हमें मिल पा रहा है। तो बहुत इमेंस बेनिफिट्स है। और जो पहला पॉइंट मैंने कहा ना कि R&D जो होती है वो बहुत जरूरी होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडिया का हम्म। बजट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत कम है। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो नई टेक्नोलॉजीज आपके पास नहीं आएंगी। आज हम जितनी हम्म। टेक्नोलॉजीज होती है कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, हम मिलिट्री या कोई भी हो, वो भी हम इसराइल से लेते, रशिया से लेते, US से लेते, जापान से लेते हैं। मेक इन इंडिया का जो पूरा
वो है, मतलब अब तो हो रहा है, मेक इन इंडिया एंड एवरीथिंग इज बिकमिंग यू नो टू लाइट एंड एवरीथिंग इज बिल्डिंग अप, कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मेक इन इंडिया में R&D को भी देखें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी फोकस करें। ठीक है, क्योंकि साइंस और अगर आप इसको ऐसे देखते हैं कि हम थाउजेंड्स ऑफ वो करते हैं, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि हम मिलिट्री पे इतना बजट, हम एक काउंटर ये भी कर सकते हैं कि मिलिट्री पे इतना बजट तो जा रहा है, हम्म। मिलिट्री पे तो कितने हजार हजार करोड़ खर्च कर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक हम्म। काउंटर आर्ग्यूमेंट हम दे सकते हैं, उसका भी काउंटर आर्ग्यूमेंट है, मिलिट्री जरूरी है एंड एवरीथिंग। बट अगर मैं मुझे अच्छे से आंसर देना हो ना, तो इंटरनेट सबसे पहले आई वुड से कि स्पेस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि Yep. आपके सैटेलाइट्स उस पर काम कर रहे हैं, आपका इंफॉर्मेशन उससे आ रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है उसका आपसे। दूसरी चीज, स्पेस से अब आपको इंटरनेट भी मिल जा रहा है। और एक दूसरी चीज भी है, कब तक आप अपने घर में रहोगे? ठीक, हम्म। अगर आज को आपको मैं रूम में एक बंद कर दूं, आप कितना भी लाविश, आपको दुनिया का सब कुछ दे दूं, ठीक है, पूरा रिफर्बिश्ड एयर कंडीशनिंग, 24/7 इंटरनेट, फोन, सब कुछ, मोबाइल एंड सीरीज, नेटफ्लिक्स, सारे सब्सक्रिप्शन दे दूं, जितनी लैविशेस ऑफ लाइफ होती है मैं आपको दे दूं, आप 5 दिन बाद बाहर निकलने के लिए तड़पोगे। आपको मैं पूरा घर दे दूं ना, आपको मैं पूरा घर दे दूं, तो आप 5 दिन बाद उस घर से बाहर निकलने को, 5 दिन आप फिर उस हम्म। घर को एंजॉय करोगे, फिर आप निकलने की कोशिश करोगे। कब तक हम एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन स्पीशीज इस प्लैनेट अर्थ पे रहेंगे? 2.5 लाख साल ह्यूमैनिटी को हो गए, उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% ऑफ द टाइम हम हंटर गैदरर्स रहे। पिछले 300-400 साल में जितने और बेसिकली पिछले 100-200 साल में बहुत ज्यादा जो हम लोग एक्चुअली Yep. इंटेलिजेंट बने, ठीक है, कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, ये सब चीजें हैं पिछले 100 साल में। आप देख सकते हो 2.5 लाख साल से ह्यूमन से, और पिछले 100 साल में हम एक्चुअली इंटेलिजेंट बने हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है, इसको मेंटेन कैसे करोगे? कब तक हम अर्थ पे रह करके ही? ऑब्वियसली अर्थ इज इंपॉर्टेंट, इट इज आवर होम, इट इज द क्रेडल फॉर ह्यूमैनिटी, बट इट्स टाइम फॉर ह्यूमैनिटी टू गो आउटसाइड, एक्सप्लोर। ठीक है, नॉट एज अ बैकअप, नॉट एज कि आप बैकअप देख रहे हो मार्स को, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गोल्डन चांस फॉर अस टू एक्सप्लोर कि व्हाट वी आर, वी कैन आंसर द क्वेश्चंस ऑफ आवर ओरिजिन्स। ठीक है, आज जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च हुआ है, वो बिग बैंग, मतलब 13 बिलियन ईयर्स इनटू द पास्ट इट कैन सी, वो इट कैन टेल अस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट गैलेक्सीज, जो पहले गैलेक्सीज बने थे, जो यूनिवर्स के सबसे पहले स्टार्स बने थे, गैलेक्सीज बने थे, आज जेम्स वेब टेलीस्कोप उनको देख सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर कर सकता है कि हम कैसे आए, हम कैसे एग्जिस्ट कर पाए। ठीक है, कैसे कैसे वो जो आज कहा जाता है कि जो स्टार्स में, हमारे सन जैसे जो डिफरेंट स्टार्स होते हैं यूनिवर्स में, करोड़ों करोड़ों हमारे सन जैसे स्टार्स हैं, हमारे सूर्य जैसे करोड़ों करोड़ों स्टार्स हैं। ठीक है, और हम भी उन स्टार में जो एलिमेंट्स बनते हैं, वो एलिमेंट्स हमारे अंदर भी है। ये जो कार्बन है जिससे मैं बना हूँ, और जो कैल्शियम मेरे बोन्स में है, एक वक्त वो किसी स्टार का पार्ट था, वो किसी हम्म। एक पर्टिकुलर अपने उसके सूर्य का ही पार्ट था, स्टार का ही पार्ट था, आज वो मेरे अंदर है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हम नहीं जानते, हमारे ओरिजिन्स के बारे में, हमारे यूनिवर्स के बारे में। सो इट्स टाइम दैट वी स्टेप अप, हम बाहर जाए, हम एक्सप्लोर करें। ठीक है, एंड वैल्यूइंग अर्थ एट द सेम टाइम। ठीक है, इट्स नॉट दैट अगर मैं स्पेस में जा रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि अर्थ की वैल्यू नहीं है एंड ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थ ऑब्वियसली, देयर इज नथिंग एज ब्यूटिफुल एज अर्थ यू कैन एवर फाइंड। कोई प्लैनेट हमारे हमारे जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं उनकी बात करें, कोई प्लैनेट अर्थ जैसा है कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी हो? नहीं है हमारे पास। इवन अगर हम मार्स में कॉलोनीज बनाते हैं, जो कि बनेंगी फ्यूचर में 2050 2100 तक, अर्थ जैसी बात उनमें भी नहीं होगी, वो हम्म। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स होंगे जो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। तो अर्थ इज अर्थ, और अर्थ की वैल्यू अलग है। ठीक, लेकिन इट्स टाइम दैट वी स्टेप अप, हम बाहर निकले। हम अब हमें अपने घर से बाहर निकलना होता है एक्सप्लोर करने के लिए, नहीं तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होता है। एंड ये हम जानते हैं, एज ए कॉलेज स्टूडेंट्स वी हैव सीन दिस इन लाइफ, एज यंगस्टर्स वी हैव सीन दिस इन लाइफ, घर से बाहर निकलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यू शुड ऑलवेज लीव योर होम। सो इन द वेरी सेम वे ह्यूमैनिटी शुड लीव अर्थ एंड एक्सप्लोर आउटसाइड। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली वी आर गोइंग इन द राइट वे। अभी बहुत सारी और चीजें हैं जो करनी है, लेकिन आई एम सीइंग दैट दिस जनरेशन, and especially if you go to Silicon Valley, there are many startups, space startups or even science startups जो फोकस कर रही हैं। देर आर मेनी क्लाइमेट चेंज स्टार्टअप्स ऑल्सो। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सब कुछ स्पेस में लगा दिया है, स्पेस में हमने 1% भी नहीं लगाया, बाकी स्कैम उससे ज्यादा तो नेता खा जाते हैं। ठीक है, हम्म।
ये सब चीजें हैं। अगर आपको कोई ये क्वेश्चन करता है, ठीक है, जेन्युइन क्वेश्चन है, बट इसको आपको हर लेंस से देखना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे बेसिक नीड्स के लेंस से अगर आप देखो ना, तो इंटरनेट जो है वो लोगों को घर घर जो राशन पहुंच रहा है, सब जो चीजें पहुंच रही हैं, वो इसी के थ्रू पहुंच रहा है। कोविड-19 में अगर आप देखें राशनिंग जो हुई थी, अगर सरकार कह देती कि हमने राशनिंग प्रोवाइड की और नेता लोग खा गए होते, ठीक है, तो और इंटरनेट नहीं होता तो हमें पता भी नहीं चलता। हमें पता नहीं चलता, पहले ऐसा होता था। आज इंटरनेट है, किसी ने एक वीडियो इमेज ले लिया ना और वो ट्वीट कर दिया, तो वो ऑफिसर या जो नेता है, हिज लाइफ इज गॉन, और वो बिहाइंड द बार से जो भी होगा, ठीक है। तो एक डर भी है लोगों में, ठीक। तो वो राशनिंग हर घर तक पहुंच रही है, नए जॉब्स दे रहा है इंटरनेट। और आप देख सकते हैं स्पेस इंडस्ट्री में कितने जॉब्स बनेंगे। मार्स में लोग कह रहे हैं कि 1 मिलियन लोग रहेंगे, तो कितने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स मार्स पे रहेंगे। तो ओवरऑल इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर यही 50 साल पहले हमने किया होता जो हम आज कर रहे हैं 2020 के बाद से, बेसिकली, अगर लास्ट एस्ट्रोनॉट्स पर 1972 में लास्ट एस्ट्रोनॉट्स थे, ठीक है, उसके बाद से 50 साल हमने कोई एस्ट्रोनॉट्स ही नहीं भेजा मून पे। आज के समय में हमारी मून पे कॉलोनी होनी चाहिए थी, एक सेटलमेंट हाँ। होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए था, लेकिन नहीं भेजा हमने, क्योंकि स्पेस रेस खत्म हो गया और बहुत पॉलिटिकल रीजंस भी थे। अगर आज वो होता तो ये जो टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं वो इवन वन स्टेप और आगे होती, एंड बिलीव मी इट वुड हैव बीन। क्योंकि हम माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। ग्रेविटी माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स आर लाइक, वी डू एक्सपेरिमेंट्स इन जीरो ग्रेविटी टू सी अ लॉट ऑफ हम्म। थिंग्स, कि हम नई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट कर सकते हैं, हम फ्लूइड मैकेनिक्स जान सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो आज के अगर ये हम पहले कर रहे होते ऑब्वियसली, तो हम और आगे होते, बट बेटर लेट देन नेवर, राइट। तो आज इलॉन मस्क, हिज कंपनी इज लॉन्चिंग सैटेलाइट्स, बोइंग है, his company is also like they are also going to send astronauts. Elon Musk is going, अब स्टारशिप प्रोग्राम इलॉन मस्क इज वर्किंग ऑन, जो कि will have the capability to send humans to Mars, and first they will send to moon and then to Mars. So ये सारी चीजें अगले 10-20 साल में आपको और एविडेंट होंगी, और एविडेंट हमें पता चलेगा। और एक और रीजन है, अगर आप कह रहे हैं कि अर्थ के रिसोर्सेस को खतरा है, बहुत लोग कहते हैं ये बात, और ये जेन्युइन रीजन भी है। आज हम फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, हम अर्थ को फॉर विलिंगली और अनविलिंगली डिस्ट्रॉय करते हैं। हम Yep. ह्यूमंस ऐसे हैं कि इन एनी वे यू सी, इन एनी वे वी आर डिस्ट्रॉइंग एंड कॉजिंग हार्म टू प्लैनेट अर्थ। दैट्स व्हाट जस्ट वी आर। हम वो है, हमारी वो एग्जिस्टेंस ही वही है, ठीक। आप किसी एक्स नंबर ऑफ वेज में देख लो, आप कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय करते हो उस प्लैनेट अर्थ का। और ठीक है, अगर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जैसे कई लोग कह दे कि हम ये पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग, ये पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग, वो ठीक है, लेकिन आप उसको एक्सेस में करो, पेड़ काटना, और वो जो एक्सेस में हमने कर दिया ना, जिस एक्सेस लेवल पे हमने कर, जानवर भी डिस्ट्रॉय करते हैं, जानवर भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो जानवर है, हम लोग भी जानवर ही है एक तरह से, वी आर ऑल्सो एनिमल्स। बट जिस लेवल पे हमें इंटेलेक्ट मिल गया और इंटेलिजेंस मिल गए, हमने ऐसा डिस्ट्रक्शन कर दिया कि वो हम देख रहे हैं उसके इफेक्ट्स, क्लाइमेट क्राइसिस और ये सब। तो एक अपॉर्चुनिटी वहां पे भी है। वो अपॉर्चुनिटी ऐसे है कि हम एक नई फील्ड जो आजकल नहीं आ रही, एस्ट्रॉइड माइनिंग। एस्ट्रॉइड हाँ। माइनिंग आजकल, आज से 10 सालों में आप ये इस पॉडकास्ट को याद कर सकते हैं वापस, और कह सकते हैं कि 10 साल में जो एस्ट्रॉइड माइनिंग बूम करेगा, अगले 10 साल में और 10-15 साल में, वो जॉब्स तो देगा ही, और एक बहुत नई इंटरेस्टिंग फील्ड होगी। तो नासा एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, साइक मिशन। 16 साइक एस्ट्रॉइड है, ठीक है। उसकी वैल्यू पता है क्या है? कितनी? उसकी वैल्यू आप एक कोई एस्टिमेट मारो। इन ट्रिलियन? इवन मोर देन दैट। मोर देन $1 trillion? Yes, it is actually $700 quintillion. Oh shit. $700 quintillion. आप बैठ के पूरे दिन जीरो काउंट करते रहना, मैं नहीं काउंट कर पाऊंगा, आई विल गिव अप। $700 quintillion एक एस्ट्रॉइड की कीमत है। उसके अंदर जो मेटल्स और जो एलिमेंट्स क्या हमें है मिलेंगे, उस उसमें? बहुत सारी चीजें हैं, इट्स मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स। और नासा एक एक्चुअली मिशन सेंड कर रहा है, बाय सितंबर अक्टूबर विल सी अ मिशन टू साइक मिशंस, ठीक है, साइक एस्ट्रॉइड। सो एस्ट्रॉइड माइनिंग भी एक फील्ड है जो विच कैन सेव रिसोर्सेज फ्रॉम अर्थ। अब आप $700 quintillion का एस्ट्रॉइड है, आप उसको जाके माइन करो,
आप उसमें जो आपको करना है करिए, आप अर्थ में मत माइंड करिए, आप अर्थ पे कुछ मत चीजें प्रॉपर्टीज करिए। वहां से एक इकोनॉमी स्टैब्लिश हुई, एक Yep. इकोनॉमी, नई इकोनॉमी बन गई, एस्ट्रॉइड माइनिंग की इकोनॉमी हो गई, एस्ट्रॉइड इकोनॉमीज हो गई। और एक एक्चुअली एक वेबसाइट भी है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, जहाँ पे एस्ट्रॉइड्स की वैल्यूज, एस्ट्रॉइड कितने वर्थ है उनके, उसके हिसाब से वो नेम किया गया है। और फ्यूचर में हमारे पास रोबोट्स होंगे, हमारे पास बॉट्स होंगे, एआई होंगे, जो जा करके वो माइनिंग एक्चुअली करेंगे। ठीक है, तो हम एक तरह से अर्थ को भी बचा रहे हैं, नए जॉब्स भी दे रहे हैं, एक नई इकोनॉमी भी इस्टेब्लिश हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो आई थिंक वाई स्पेस एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड आंसर, बहुत बढ़िया आंसर था। एंड ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलता होगा अभी तक नहीं, बहुत। क्योंकि एलियंस तो होते ही होंगे ऑब्वियसली। बहुत बड़ा स्पेस है, हम लोग सिर्फ एक हाँ, aliens। छोटे से मिल्की अच्छा। वे में, एक छोटे से सोलर सिस्टम में हैं। तो हम्म। एलियंस के ना होने का क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से लाइक एलियंस होते ही होंगे, बट अगर होते हैं हम्म। तो वो अब तक अर्थ पे क्यों नहीं आए हैं? बहुत उसके रीजंस हैं, गिव मी वन सेकेंड। श्योर। एलियंस अगर आप देखें, एलियन का सिंपल डेफिनेशन इज समथिंग हु इज नॉट फ्रॉम आवर प्लैनेट। इट्स एन इंटेलिजेंट और माइक्रोबियल लाइफ को भी हम एलियन कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले माइक्रोबियल लाइफ वाला क्वेश्चन आंसर करूंगा आपको, मतलब माइक्रोबियल लाइफ के टर्म्स में। आज यूरोपा एक प्लैनेट है। आज 1970s में जब पहला हमने मिशन लॉन्च किया मार्स पे, ठीक है, तो आप किसी साइंटिस्ट से पूछोगे 90s के वक्त में कि मार्स पे हम मिशन भेज रहे हैं, रोवर भेज रहे हैं इनफैक्ट। तो वाइकिंग वाइकिंग मिशन जो लॉन्च किया था नासा ने, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड एवरीवन वुड से यस वी वुड फाइंड लाइफ ऑन मार्स और बैक्टीरियल लाइफ ऑन मार्स, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी एंड एवरीथिंग। टुडे वी डोंट हैव एविडेंस ऑफ इट, इवन इफ इट एग्जिस्ट वी डोंट हैव। और आज उम्मीद खत्म हो चुकी है। ठीक, इन द वेरी सेम वे देयर इज अ मून कॉल्ड यूरोपा, हम्म। और यूरोपा इज हैविंग अ बिगर, इवन अ बिगर चांस देन मार्स। ठीक है, नया कंटेंडर है। और व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट हैज ओशन बीनीथ इट्स फ्रोजन सरफेस। तो वो जो उसका सरफेस है वो फ्रोजन है, बट बीनीथ दैट एक पूरा ओशन है। ठीक है, और लाइफ को डेवलप करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तीन इंपॉर्टेंट चीजें, एलिमेंट्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और अगर वो भी नहीं मिले ना, हमने इस प्लैनेट अर्थ पे देखा है कि लाइफ कैन डेवलप इन हार्शेस्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स एंड एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट। अगर आप आज प्लैनेट अर्थ के किसी एक्सट्रीम कोने में भी जाओ, आपको वहां पर भी लाइफ मिलेगी। ठीक है, हम्म। एक्सट्रीम लाइफ मिलेगी, लाइफ लिविंग विदाउट ऑक्सीजन आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि लाइफ एक्सट्रीम कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकती है। तो हम अब एक्सप्लोरेशन, यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च हो रहा है। ठीक है, और भी मिशन है, जैसे कि बेपो कोलम्बी एक मिशन है जो लॉन्च किया जाएगा। तो यूरोपा का एक्सप्लोरेशन जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा ह्यूमैनिटी के लिए। पर्सनली मुझे लगता है कि यूरोपा बैक्टीरियल लाइफ आपको आराम से मिलेगा, अब वो भी एक एलियन लाइफ होगी। Alien life is any life which is not of our planet. ठीक है, बैक्टीरियल है, इंटेलिजेंट। सो यूरोपा अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली, एंड दिस इज माई पर्सनल व्यू, आई कैन बी रॉन्ग इन द फ्यूचर, नो प्रॉब्लम, बट आई थिंक कि यूरोपा पे बैक्टीरियल लाइफ एटलीस्ट हमें मिलेगी, और एनी फॉर्म ऑफ लाइफ हमें मिलेगी विच हैज डेवलप्ड देयर। ठीक है, इंटेलिजेंट लाइफ की अगर आप बात करें, ठीक है, हमने पता चला हमारे बैकयार्ड में बैक्टीरियल लाइफ तो मिल गया, ठीक। इंटेलिजेंट लाइफ को फॉर्म होने के लिए ना बहुत प्रॉब्लम्स है। एक इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है नहीं, हमने क्यों उनसे कांटेक्ट नहीं किया, बहुत सारे इसके रीजंस हैं। आई विल एड्रेस इट वन बाय वन। ठीक है, देयर आर मेनी पॉइंट्स, सो इट्स अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं कहूँ फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है, दैट इज वेयर इज एवरीबॉडी। ठीक है, एनरिको फर्मी वाज द साइंटिस्ट हु केम अप विद दिस क्वेश्चन दैट वेयर इज एवरीबॉडी, राइट, वेयर इज एवरीबॉडी। और देन इट वाज नेम्ड द फर्मी पैराडॉक्स। क्यों हमने किसी से कांटेक्ट नहीं किया, कहाँ है सब लोग, क्यों हम ही लोग हैं इस पूरे यूनिवर्स में अकेले की नहीं। इस यूनिवर्स में अगर आप देखें तो 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज है। ठीक, इस यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज है, और हर एक गैलेक्सी में 200 टू 500 बिलियन स्टार्स है। हर एक गैलेक्सी में 200 टू 500 बिलियन स्टार्स है। और ये स्टार्स हमारे सन की तरह ही है, इससे बड़े हो सकते, छोटे हो सकते, बट 200 से 500 बिलियन स्टार्स है। और
अगर आप हैबिटेबल प्लैनेट्स की बात करें, प्लैनेट्स तो फिर क्वाड्रिलियंस में हो गए, अगर आप हैबिटेबल प्लैनेट्स की बात करें तो सिर्फ हमारे मिल्की वे में 10 बिलियन हैबिटेबल प्लैनेट्स है, सिर्फ हमारे मिल्की वे में। अब ये जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस और क्वाड्रिलियंस नंबर है ना, एक वक्त के बाद आवर ह्यूमन माइंड बिकम्स नम। मतलब यू कैनॉट, अगर आप ट्रिलियंस और क्वाड्रिलियंस आप सोच नहीं सकते, आपका ब्रेन विल जस्ट स्टॉप वर्किंग, इट विल नॉट वर्क आफ्टर दैट। हाउ मेनी जीरोस, हाउ यू आर गोइंग टू कॉम्प्रिहेंड दैट, आप उसे इमेजिन कैसे करोगे इतने बड़े स्केल्स में, इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट। बट एक चीज हम जान सकते हैं कि यूनिवर्स इतना बड़ा है और हम 2 मीटर के इंसान भी नहीं होते, हम 2 मीटर के भी नहीं होते हैं। हम सोचते हैं हम बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, हमने 4 पैसा कमा लिया और बहुत सारी चीजें कमा ली, हमारे अंदर वो ह्यूमिलिटी नहीं आती है, ठीक है। तो यूनिवर्स, अब पता चला कि 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज है और हर गैलेक्सी में 500 बिलियन या 200 से 500 बिलियन स्टार्स है, मिल्की वे अलोन में 10 बिलियन हैबिटेबल प्लैनेट्स है। So life can be booming out there in the universe. Life can be booming, you know, there can be every like lots and lots of planet जहाँ पे life होगी। वो हमसे हजारों करोड़ों साल आगे हो सकते हैं या पीछे हो सकते हैं, बट होंगे जरूर, ठीक है। वो हमारी तरह दिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और ये बहुत ही स्कैरी भी है और बहुत ही एक्साइटिंग भी है मेरे लिए पर्सनली कि इंसान हमारी तरह, जिनका बनावट ऐसे ही है, वो किसी और प्लैनेट पे भी एग्जिस्ट करते हैं, किसी और गैलेक्सी में। ये सोचने वाली बात है, ठीक। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़ा अलग दिखे, 3 आंख हो या 4 आंख हो या जो भी हो, ठीक है। ये जो बनाया है, जिसने जैसा भी बना है, ये जो बना है ये भी बहुत परफेक्शन से बना है। ये आंख अगर पीछे होती तो सोचिए क्या होता, ठीक है। तो ये परफेक्शन है, ये तो मैं एग्री करूंगा। लेकिन हम क्रिएचर्स और एलियंस ऐसे हो सकते हैं जिनका बनावट अलग हो, जिनकी अंडरस्टैंडिंग अलग हो, जिनकी इंटेलिजेंस हमसे बहुत अलग लेवल पे हो। हम Your voice. आज भी आंसर नहीं कर पाते, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लाइफ ऑन अर्थ तो हम जान गए कैसे डेवलप हुआ, ठीक। देयर कैन बी अ हाई पॉसिबिलिटी कि बाहर जो एलियंस हैं वो लाइफ, दिस यूनिवर्स कैन बी टीमिंग विद, लाइक यूनिवर्स कैन बी टीमिंग विद लाइफ, ठीक है। और हजारों करोड़ों प्लैनेट्स हो सकते हैं जिन पे लाइफ हो। प्रॉब्लम नंबर 1 जो होती है, क्यों हमने कॉन्टैक्ट नहीं किया, सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम विच कैन बी, पहली बात, स्पेस इज एक्सपैंडिंग, ठीक है। एवरीथिंग इज मूविंग फार अवे फ्रॉम ईच अदर, हर गैलेक्सी एक दूसरे गैलेक्सी से दूर जा रही है, ठीक है। एंड दिस इज हैपनिंग, यूनिवर्स इज बिकमिंग बिग एंड एक्सपैंडिंग। लाइक इफ आई टॉक इन एक्स पीरियड ऑफ टाइम, ये बॉटल आज से 1-2 बिलियन ईयर्स पहले ये 2 गैलेक्सीज है और पास पास में है। तो अगले 5-10 बिलियन ईयर्स के बाद ये गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाते जा रही हैं, जाते जा रही हैं, जाते जा रही है। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इज हैपनिंग। तो अगर यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है तो लाइट विल टेक टाइम। लाइक सन जो है हमारा, वहां से जो लाइट होती है ना, जो पहली सूर्य की किरणें होती हैं, वो 8 मिनट लेती है हमें रीच करने के लिए। सुबह हम सनसेट देखते हैं या जो भी चीज हम देखते हैं, वो 8 मिनट एक्चुअली टाइम ले चुकी है लाइट हमको रीच करने के लिए, ठीक है। तभी मैंने स्टार्टिंग ऑफ द एपिसोड में कहा था कि जो आप सन देख रहे हो दैट इज एक्चुअली 8 मिनट्स ओल्ड, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल चीज है बट हम इसे रियलाइज नहीं करते। बट एनीवेज, द थिंग इज लाइट इवन विल टेक टाइम। अगर गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो उनका लाइट और उनके सिग्नेचर्स हमारे पास रीच करने में हजारों साल लग जाएंगे। तो ये एक तो बेसिक हिंड्रेंस है, ठीक है। हमें अगर आप 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर प्लैनेट पे जाएंगे आज आप एक स्पेसशिप लिए, या मान लीजिए कोई चमत्कार हुआ और आप 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर चले गए अर्थ से, और अगर आपको अर्थ से लाइट आ रही है तो आपको पता है क्या देखेगा, डायनासोर्स। Yep. डायनासोर्स आप देख पाएंगे अर्थ पे, क्योंकि जो लाइट आपको 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर आ रही है, वो लाइट इज एक्चुअली लाइट फ्रॉम अर्थ दैट वाज 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड, क्योंकि लाइट टाइम लेती है ट्रैवल करने के लिए। Yeah. यूनिवर्स इतना बड़ा है कि द फास्टेस्ट थिंग दैट इज लाइट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच अस, ठीक है। तो जो आप स्टार्स देख रहे हैं ना आज स्काई में,
वो आज के रियल टाइम में अगर आप बात करो तो वो होंगे भी नहीं, वो सुपरनोवा हो चुके होंगे, वो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अभी आप जो उनका पिक्चर देख रहे हो दैट इज मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ही आपको पता चलेगा कि वो स्टार खत्म हो चुका है या कुछ भी हुआ है उससे। ठीक है, तो ये एक तो बेसिक प्रोबेबली प्रॉब्लम। एलियंस के लिए अभी भी हम लोग अर्ली ह्यूमंस हैं, केव में हंटर गैदरर हैं, तो उनके लिए आना हाँ, बर्थलेस है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिर आप अगर बात करो मिल्की वे में भी तो 10 बिलियन हैबिटेबल प्लैनेट्स है, वो क्यों नहीं मिला? तो एक फिल्टर का कॉन्सेप्ट होता है, देयर आर फिल्टर्स फॉर लाइफ। फिल्टर्स क्या होते हैं? नॉर्मली आप फिल्टर की बात करो तो एनीथिंग दैट फिल्टर्स एनीथिंग, पानी को फिल्टर करते हैं हम लोग इम्प्योरिटीज निकाल के फ्रेश, ठीक है। वैसे फिल्टर्स फॉर लाइफ होते हैं। अगर आप फिल्टर्स फॉर लाइफ देखो तो सबसे बेस्ट फिल्टर क्या होगा, और फिल्टर्स क्या कहते हैं, जो रेजिस्टेंस होते हैं, तो लाइफ को फॉर्म और डेवलप और एडवांस करने में रोके। तो एक देयर इज समथिंग नोन एज कार्दाशेव स्केल, ठीक है। सो द कार्दाशेव स्केल इज कार्दाशेव स्केल इज कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन, टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन, टाइप 3 सिविलाइजेशन, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और लाइफ को एडवांस करना है इस स्केल पे। हम लोग अभी 0.75 है, हम लोग स्केल पे ओके, अभी 0.75 है, टाइप प्लानिटरी 1 सिविलाइजेशन। फर्स्ट टाइप 1 और सोलर सिस्टम टाइप 2 एंड देन गैलेक्सी वाइज टाइप 3। टाइप 3, हाँ, जो कि गैलेक्सी की वो है। तो हम लोग को एडवांस करने के लिए हिंड्रेंसेस होती है, फिल्टर्स। जैसे मान लीजिए कोई लाइफ डेवलप हुई, और जैसे हम लोग आज डेवलप हुए, आज हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी कि हम लोग एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आज हमारे पास इतनी कैपेबिलिटीज है कि हम एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या न्यूक्लियर वेपन्स, वी हैव दैट कैपेबिलिटी। तो कल को अगर सबने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आज से 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अर्थ पे मतलब लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी। कुछ हजार साल बाद वो भी निशानियां मिट जाएंगी लाइफ की, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट थिंग कि लाइफ के लिए फिल्टर्स होते हैं। या फिर वो सिविलाइजेशन एक दूसरे को खत्म कर दी, या फिर मान लीजिए जैसे डायनासोर्स को वाइप आउट किया था एक एस्ट्रॉइड ने, वो हो गया। डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स, पैंडेमिक, और पैंडेमिक भी एक बहुत बड़ा फिल्टर है। हमने देखा सिर्फ कोविड-19 जैसा, जिसकी फेटिलिटी बहुत कम थी, उसने कितने लोगों को मार दिया। या फेटिलिटी ज्यादा वाला कोई वायरस देख लीजिए तो उसमें अलग ही सिचुएशन हो सकता है। तो देयर माइट बी फिल्टर्स टू लाइफ। So it might be that many a life might have already formed, and they might have already been wiped out or been destroyed because of these filters, because of these very filters. ठीक है? Apart from that, there might be that aliens are already existing out there and they are observing us. So आज जिन्हें हम gods कहते हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, इट माइट बी कि वो एक एलियन, एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन जो हमसे मिलियंस ऑफ ईयर्स टेक्नोलॉजी में आगे हो, उन्होंने हमें इस प्लानट अर्थ पे हमारा फॉर्मेशन वो करके, जो भी आप कह सकते हैं, वो छोड़ करके चले गए। वो हमें सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिर्फ वो हमें देख सकते हैं, हम लोग नहीं देख सकते। जैसे आप जू में जाते हो, आप बड़े मजे से आप एनिमल्स को देखते हो और आप मस्ती में देखते हो। एनिमल्स क्या बोल रहे हैं आपको नहीं मालूम, एनिमल्स कम्युनिकेशन क्या हो रहा है आपको नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन आप एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हो। लेकिन वही एक एनिमल मुड़ के आपको कहे प्राइम नंबर्स बोलने लगे तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे, राइट। या सो हम जैसे एनिमल्स को फन में ऑब्जर्व करते हैं। इट माइट बी कि एलियंस आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग अस लाइक दैट। वी माइट बी जस्ट नेटफ्लिक्स फॉर देम, राइट। एंड ये बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी हो सकता है। देयर आर मेनी अदर प्रोबेबिलिटीज आल्सो, बट थिंग इज इट माइट बी वेरी पॉसिबल कि अगले कुछ हजार सालों या 100 साल में हम कांटेक्ट बना पाए एलियन से। बट बहुत रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम कांटेक्ट नहीं भी बना पाए एलियन से, ठीक है। और दीज आर जस्ट सम रीजंस अमंग देम। वी माइट बी यूजिंग टेक्नोलॉजी जैसे विच इज वेरी प्रिमिटिव। हम जो आज कम्युनिकेशन के लिए रेडियो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो बहुत प्रिमिटिव हो सकती है एलियंस के लिए। वो कुछ नई टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, हाइपर डायमेंशनल कुछ भी यूज कर सकते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और हो सकती है कि सिविलाइजेशंस सिविलाइजेशंस को मालूम है कि अपने सिग्नेचर्स छुपा के रखो, ठीक है। कि बाहर कोई स्कैरी प्रेडेटर सिविलाइजेशन हो सकता है जो प्लैनेट्स पे रेड करे। जैसे हम जो ट्रीज के साथ करते हैं, हम नए फॉरेस्ट में जाते हैं, उनको काटते हैं, वहां वो बनाते हैं, ठीक है। वैसे इन द वेरी सेम वे देयर माइट बी अ स्केरी प्रेडेटर सिविलाइजेशन जो अर्थ पे यूज के रिसोर्सेस यूज करे, वहां के लोगों को खत्म कर दे, जैसे हम फॉरेस्ट के साथ करते हैं, और वो नए प्लानट पे मूव ऑन कर जाए, ठीक है। या तो बहुत सारी चीजें हैं।
we can just discuss on this Fermi paradox for hours, but yeah, these are just some basic points. सो आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ कुछ मेरे ऊपर से भी जा रहा था क्योंकि मैंने साइंस परस्यू नहीं किया था 11 एंड 12 में, बट काफ़ी काफ़ी मज़ा आया। एंड यू आर सच ए ग्रेट एडुकेटर। Thank you, एंड thank you. आप लोगों में से जो भी इस एपिसोड को देख रहे हैं प्लीज़ जाकर के इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे इनके पास लाखों सब्सक्राइबर हैं। आपने एक हाँ नया ये चैनल भी स्टार्ट करा है, तो आप उसका लिंक हाँ, मुझे भेज देना। मैं दोनों चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर के प्लीज़ इनको थैंक यू, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो। थैंक यू, साइंस इज़ थैंक वेरी यू। इंपॉर्टेंट। साइंस इज़ द लैंग्वेज ऑफ एग्जैक्टली। द गॉड। इफ़ गॉड एग्जिस्ट, Yes. अगर गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो, अगर नहीं करते तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। Whoever exists, yes. हाँ। और साइंस इज नॉट लाइक कि अगर आप सिर्फ साइंस हो तो आपको मालूम है, अगर आप आर्ट्स भी कर रहे हो, मैं आज कब मैंने कहा एग्जांपल दिया कि जो आर्ट्स परस्यू कर रहे हैं वो साइंस की बात करते हैं, क्योंकि साइंस इज वेरी नेचुरल टू अस, क्योंकि हमें या वैसे पढ़ाया ही नहीं गया कि साइंस आपको साइंस वर्सेस आर्ट, साइंस वर्सेस कॉमर्स, ये जो बस यही ट्रेंड है होता और है। ये सब चीजें हैं। तो साइंस एक नेचुरल चीज नहीं रह गई है, नेचुरल होनी चाहिए, ठीक है, या नेचुरल होनी चाहिए बस, एंड नथिंग एल्स। या सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। मैंने तो बहुत सीखा एंड आई होप कि मेरे ऑडियंस को भी ये थैंक एपिसोड यू, काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं थैंक यू। साइंस कंटेंट और ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी को बुला करके इवोल्यूशन एक्सप्लेन कराऊँ। सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड, अगर आप किसी को जानते हो तो आप मुझे बता देना। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ओके। कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई या हैव स्टडीड इवोल्यूशन आल्सो, सो हाँ, इवोल्यूशन इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑब्वियसली। या सो अगर आपको कभी टाइम मिले देन आप मुझे मैसेज करना एंड देन विल फिगर इट आउट। ओके सो ठीक है, गाइस, डेफिनेटली। एपिसोड को लाइक ज़रूर करो एंड शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस की नॉलेज फैलाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस इज़ ब्यूटीफुल, सो प्लीज़ शेयर दिस एपिसोड एंड इसी के साथ मैं ये एपिसोड इन करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द वेरी एंड एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।